नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सर्बिया यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष के साथ करेंगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी करेंगी मुलाकात। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों की आज घोषणा। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने के बाद रेपो रेट पर होगी नजरें। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। करीब 34 करोड़ की लागत से तैयार प्रोजेक्ट में वेद पाठशाला समेत तीर्थयात्रियों के लिए भी कई सुविधाएं मौजूद। इसरो की ओर से बेंगलुरु में आज शुरू होगा अंतरिक्ष यान पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट की बेहतरी के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप और उद्योगों को एक साथ लाना है सम्मेलन का मकसद। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की पहलवानों के साथ बातचीत। कहा 15 जून तक पूरी हो जाएगी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच। अखाड़ों पर दर्ज मुकदमे भी होंगे वापस। पहलवानों ने 15 जून तक प्रदर्शन लिया वापस। धीमी शुरुआत के साथ केरल में अगले 48 घंटों में मानसून दे सकता है दस्तक। वहीं गोवा और केरल पर बढ़ा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा। आज शाम तक स्थिति और होगी साफ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की ओर से पहली बार सर्बिया का दौरा किया जा रहा है और ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपने समकक्ष सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान भारत और सर्बिया के परस्पर हितों के बारे में बात होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ भी मुलाकात करेंगी। माउंट अवाला में एक वीर स्मारक पर माल्यार्पण भी करेंगी राष्ट्रपति। उनकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहित करना है। भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा इन संबंधों को और मजबूती देगा। और वहीं इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात उन्होंने कही।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार को मुंबई में शुरू हुई थी। मौद्रिक नीति समिति की ये बैठक खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही थी। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति 5% से नीचे आई है। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखेगी ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाया था। और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। 62 एकड़ में भूमि में फैले इस मंदिर को 2 चरणों में 33.22 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। वहीं प्रतिष्ठित परियोजना में कई तीर्थ सुविधाएं और अन्य शैक्षिक और विकासात्मक बुनियादी ढांचे जैसे वेद पाठशाला, कक्षाएं, छात्रावास भवन और स्टाफ क्वार्टर, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा परिसर, कल्याण मंडपम, वाहन मंडपम शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज से 2 दिन के लिए बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट में उभरती प्रौद्योगिकियों और स्वचालन पर चर्चा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। सम्मेलन के दौरान अंतरिक्ष मिशन संचालन प्रबंधन, उन्नत अंतरिक्ष मिशन डिजाइन, स्वचालन, बड़े तारामंडल प्रबंधन, ग्राउंड स्टेशन संचालन में वर्तमान और भविष्य के रुझान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में इसरो, इन स्पेस, ईएसए, सीएनईसी, नासा जैसे विषयों पर विचार रखे जाएंगे। वहीं अन्य विषयों में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन और सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन जैसे विषय शामिल हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की जांच 15 जून तक के पूरी कर ली जाएगी। ये वादा किया है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। कुछ पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उनको पद से हटाने की मांग की है। इस मसले पर पहलवानों से मुलाकात के दौरान खेल मंत्री के साथ लंबी चली बैठक में भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन गई। अहम बात यह है कि 15 जून तक खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करने पर सहमत हुए हैं। ये भी तय हुआ है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक कराया जाए। खिलाड़ियों की ये भी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह और उनसे संबंधित लोग कुश्ती महासंघ में चुनकर न आए और जब तक फेडरेशन के चुनाव नहीं होते तब तक आईओए की एड हॉक कमेटी के लिए 2 कोच का नाम प्रस्तावित किया जाए। खिलाड़ियों ने महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दिए जाने और अखाड़ों, कोच और खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने का भी अनुरोध किया है। और उधर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर की ओर बढ़ने और बेहद गंभीर होने की संभावना है, लेकिन आज शाम तक स्थिति और साफ हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है। इस साल अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून की धीमी शुरुआत होने और इसके दक्षिणी प्रायद्वीप के आगे कमजोर होने का भी अनुमान लगाया है और ऐसा चक्रवाती तूफान के कारण हो रहा है।
और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173D ने सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को लेकर रूस के मैडागन एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी है। एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विशेष तैयारियां की हैं। फ्लाइट AI-173D ने नई दिल्ली में से सुबह करीब 4:23 पर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इसे मंगलवार को रूस के मैडागन एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा था। इस फ्लाइट में 216 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य सवार थे। बांग्लादेश इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहा है। राजधानी ढाका और देश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिजली की कमी देखी जा रही है। ढाका के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी PGCB के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति मांग से 25% कम है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के बाद से बांग्लादेश के लिए ये सबसे खराब बिजली संकट है। देश के कई बिजली उत्पादन संयंत्र बंद करने से बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीते सोमवार को तकनीकी कारणों से 50 बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए। वहीं 51 बिजली संयंत्र ईंधन की कमी के कारण ठीक से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा लू और विदेशी मुद्रा की कमी जैसी समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। लू के प्रकोप को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछले 12 महीनों के दौरान बांग्लादेश की मुद्रा टका के मूल्य में 15% से अधिक की गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल मई में घटकर $30.96 अरब रह गया, जो पिछले साल जुलाई में $45 अरब से अधिक था। बिजली संकट पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आश्वासन दिया है कि अगले 10 से 15 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। अपनी वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि संभावित नकारात्मक दिनों के जोखिमों को कम करने में ब्रिटेन अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सुनक आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटेन वर्ष की दूसरी छमाही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विश्व का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। सुनक ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हमारे जीवन को बेहतर बनाने की अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग सुरक्षित और संरक्षित तरीके से किया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। मार्नस लाबुशेन को 26 के स्कोर पर मोहम्मद शामी ने आउट किया। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रनों की साझेदारी देखने को मिली। ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा किया। वो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। दिन का खेल खत्म होने तक स्मिथ 95 और हेड 146 रन बनाकर नाबाद हैं। और वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन की जानी मानी एंकर गीतांजलि अय्यर के निधन पर दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर बेहतरीन अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थीं। उन्होंने अपनी अनूठी आवाज़ से पत्रकारिता जगत में विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के साथ प्रसारण क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी।
अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 90 के दशक की टीवी की सबसे चर्चित चेहरों में से एक गीतांजलि की साड़ी के साथ मॉडर्न लुक उनकी विशेष पहचान थी। न्यूज़ रीडिंग के साथ साथ अपने अनोखे हेयर स्टाइल को लेकर भी गीतांजलि अय्यर मशहूर थीं। 1971 में वे अंग्रेजी एंकर के तौर पर दूरदर्शन में शामिल हुई थीं। वो दूरदर्शन की पहली अंग्रेजी प्रस्तोता थीं। अपने करीब 30 साल के टीवी पत्रकारिता के करियर में उन्हें कुल 4 बार बेस्ट एंकर पर्सन का अवार्ड भी मिल चुका है। दूरदर्शन के नेशनल होने और 1982 में एशियाई खेलों के बाद उन्हें देश और विदेश में खास पहचान मिली। दिवंगत अय्यर कई प्रिंट विज्ञापनों का चेहरा भी रही थी और उन्होंने धारावाहिक खानदान में अभिनय भी किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।